तो अब अपन क्या शुरू करने वाले हैं, मानव विकास। मानव विकास का मतलब क्या होता है, मानव विकास का मतलब होता है मानव का विकास। क्या मानव का विकास, ये देखो, ये क्या है, मानव मानव सॉरी वुमेन वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। वुमेन का मतलब मानव विकास सूचकांक 2025। ये क्या है, मानव विकास सूचकांक 2025। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सबसे पहले मानव विकास में अपन देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब कि वो मतलब कि ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। समझ में आया, हाँ से समझ में आ गया। मतलब कि देखो, वृद्धि वृद्धि किसे कहेंगे कि मतलब कि आप मतलब कि आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये माना कि 20 रुपये, कितने रुपये, 20 रुपये। अब 20 रुपये के 30 रुपये भी हो सकते हैं, या 20 रुपये के 10 रुपये भी हो सकते हैं। इसे अपन क्या कहेंगे, वृद्धि। इसे तो अपन क्या कहेंगे, वृद्धि। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर अगर 20 रुपये के 30 रुपये हो, और 30 रुपये के 40 हो, और 40 के 50 हो, वापिस 10 तो हो ही ना, 10 तो हो ही ना, तो उसे अपन क्या कहेंगे, विकास। क्योंकि विकास हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। क्या होता है, विकास धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। और विकास किसे कहते हैं, विकास होता है अपने गुणात्मक वृद्धि। क्या होती है, गुणात्मक वृद्धि। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, तो वो चैप्टर आपको कितना समझ में आया, वो चैप्टर आपको कितना समझ में आया, तो उसे अपन क्या कहेंगे, विकास। और आपने केवल मतलब पढ़ने के लिए पढ़ लिया, मतलब कि आपको समझ में नहीं आया, तो उसे अपन क्या कहेंगे, वृद्धि। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये देखो, डायरेक्ट आपके मतलब कि दिमाग में जाए कोई भी चीज़, उसे अपन कहेंगे विकास। जैसे कि आपके मतलब कि कोई भी चीज़ पढ़ाई आपको, और वो डायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर चली गई, दिमाग के अंदर चली गई मतलब कि आपको समझ में आ गई, पूरी तरह से समझ में आ गई, हाँ से समझ में आ गई, तो उसे अपन क्या कहेंगे, विकास। समझ में आ गया। और इसे अपन क्या कहेंगे, वृद्धि। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और अब अपन देखते हैं सार्थक जीवन। तो सार्थक जीवन किसे कहते हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि सार्थक जीवन किसे कहते हैं। तो सार्थक सार्थक जीवन मतलब कि आप कब कह सकते हो कि मेरा जीवन सार्थक है। और सार्थक जीवन क्या होता है, सार्थक जीवन मतलब होता है कि जीवन का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। जीवन केवल जीवन केवल दीर्घ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीवन केवल दीर्घ नहीं होना चाहिए। जीवन का क्या होना चाहिए, कोई ना कोई तो उद्देश्य होना चाहिए। जीवन केवल दीर्घ जीवन केवल दीर्घ दीर्घ मतलब बड़ा नहीं होता। जीवन का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जीवन जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है। जीवन का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का कोई उद्देश्य होना आवश्यक है। जीवन का कोई उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाँ, तो क्या होना चाहिए, जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना होना चाहिए चाहिए। क्या होना चाहिए, जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीवन का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए।
हाँ तो ये हो गया, सार्थक जीवन हो गया, हाँ सर हो गया, ये समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। हाँ तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, HDI। क्या पढ़ेंगे, HDI। हाँ तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, HDI। क्या पढ़ेंगे, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो अपनी HDI है, एच डी आई है, उसके कितने पक्ष हैं, मतलब कि एच डी आई मतलब मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, के कितने पक्ष हैं, मानव विकास सूचकांक के 3 पक्ष हैं। कौन कौन से, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, शिक्षा, सॉरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य और एक और लास्ट, संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच। क्या है तीसरा, संसाधनों तक पहुंच, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, पक्का समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब अपन एक एक करके देखते हैं, मतलब कि इसको आगे अपन और पढ़ेंगे, अभी तो आप ये जान लो बस। तो मानव विकास के कितना पक्ष है, 3 पक्ष है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, बस। अब जो शिक्षा में क्या क्या आता है, शिक्षा में आता है शिक्षा में आता है आती है 2 चीज़ें। कौन कौन सी 2 चीज़ें, एक प्रौढ़ साक्षरता दर और एक सकल नामांकन अनुपात। प्रौढ़ साक्षरता दर मतलब, प्रौढ़ साक्षरता प्रौढ़ साक्षरता दर मतलब कि आपकी जो स्कूल कॉलेज ये है, इसमें, सॉरी, मतलब कि जो प्रौढ़ साक्षरता दर है, इसमें इसमें यह है कि मतलब कि आपके जो प्रौढ़ या मतलब जो वयस्क लोग हैं, वो मतलब कि कितने शिक्षित हैं, ये किस में आती है, प्रौढ़ साक्षरता दर में। और सकल नामांकन अनुपात में मतलब जो आपके स्कूल और कॉलेज में मतलब कि कितने कितने जो स्टूडेंट है उन्होंने नामांकन कराया हुआ है, वो किस में आता है, सकल नामांकन अनुपात में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर आता है लिविंग स्टैंडर्ड, सॉरी मैंने पहले गलत बोला, सॉरी, लिविंग स्टैंडर्ड, मेरी क्या वो ज़ुबान थोड़ी फिसल जाती है। लिविंग स्टैंडर्ड, इंग्लिश के कुछ शब्द मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, इसीलिए सॉरी। लिविंग स्टैंडर्ड, ये क्या है, संसाधनों तक पहुँच, क्या है, संसाधनों तक पहुँच। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता है उसको क्या किया जाता है, मापा जाता है। क्या मापा जाता है, प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता, किसमें, US डॉलर में। किसमें मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, US डॉलर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। किसमें मापा जाता है, यूएस डॉलर में। ये आपको समझ में आया, हाँ सर ये समझ में आ गया। किसमें मापा जाता है, US डॉलर में। और फिर लास्ट है अपने हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को किसमें मापा जाता है, स्वास्थ्य को मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं मानव विकास के स्तंभ। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अपन इसको जो पक्ष है इसको आगे और पढ़ेंगे वापस, टेंशन मत लो, पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। समझ में आया, समझ में आया। मानव विकास के स्तंभ कितने, 4 स्तंभ, 1 2 3 4। कौन कौन से, यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर आगे और पढ़ेंगे, फिर वापस पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा बड़ा। एक है समता,
मानव विकास के पक्ष कौन कौन से? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये हो गए आपके चारों स्तंभ। समझ में आ गया? समझ में आ गया। किसके? मानव विकास के। समझ में आया? स्तंभ, मानव विकास के स्तंभ और उपागम। मानव विकास के स्तंभ और उपागम, इस इन दोनों में क्या करते हैं? अंतर करके पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। समझ में आया? समझ में आ गया सर। सतत पोषणीयता, सतत पोषणीय में सतत पोष सॉरी 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 सतत पोषणीयता नहीं, इसमें स्तंभ, स्तंभ में क्या है? एक स है। हाँ सर, स इसमें स नहीं है। हाँ सर, नहीं है। इन दोनों में आपको क्या कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये चार इसमें, कि ये चार इसमें, कि ये चार इसमें। इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें एक स है। हाँ सर, स है। तो इसमें तीन स साथ में आएंगे। क्या आएंगे? तीन स साथ में आएंगे और एक उत्पादकता आपको याद करना है बस। और बाकी आपने याद किया जो क्या है? उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। चारों पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, ध्यान से पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? समझ में गया। स्तंभ कौन कौन से? समता, 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 सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण और उत्पादकता। समझ में आया? समझ में आ गया सर। और उपागम में आय उपागम सबसे पुराना उपागम है। और कल्याण उपागम, इसमें इसमें मतलब कि इसमें कहा जाता है कि मतलब कि सारा जो विकास है मानव का वो कौन करेगी? सरकार करेगी। कौन करेगी? सरकार करेगी। ये किसमें कहा जाता है? इस उपागम में। कौन से उपागम में? कल्याण उपागम में। समझ में आया? समझ में आ गया। फिर आता है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। ये किसने दिया था? ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। हाँ, क्षमता उपागम, क्षमता उपागम किसने दिया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब अपन पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या? स्तंभ। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सबसे पहले आता है अपने क्षमता। क्षमता, क्षमता का मतलब मैंने बता दिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विटी। क्या कहते हैं? इक्विटी। समझ में आया? समझ में आ गया। प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए समान पहुंच के व्यवस्था कराना, ये क्या है? समता। समझ में आया? समझ में आ गया। जैसे जैसे कि ये एक दीवार है। हाँ सर, दीवार है। दीवार के उस तरफ क्या चल रहा है? मैच चल रहा है। मैच चल रहा है। ये व्यक्ति क्या है? लंबा है। हाँ सर, लंबा। इसको स्टूल की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। और इस वाले व्यक्ति की थोड़ी हाइट छोटी है। हाँ, तो इसको एक स्टूल की ज़रूरत है। इस व्यक्ति की और हाइट छोटी है, तो इसको दो स्टूल की ज़रूरत है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब 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 ऐसे देखिए, समानता, समानता देखें तो ये एक स्टूल भी इसको मिलना चाहिए। सही बात है। हाँ सर, सही बात है। फिर ये वाला जो व्यक्ति है ये तो मैच दे ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि तो इसकी हाइट वहाँ तक जाएगी नहीं। हाँ सर, नहीं जाएगी। अगर अगर इसको ये स्टूल दे दिया जाए तो तीनों के पास एक एक स्टूल हो जाएगा। उसको अपन कहेंगे समानता। क्या कहेंगे? समानता। और अगर मतलब कि अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था क्या कहलाता है? समता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था कराना, ये क्या कहलाता है? समता। मतलब कि जिसको जितनी आवश्यकता है, जि, जिसको जितनी आवश्यकता है, अवसरों के लिए जिसको जितनी आवश्यकता है, मतलब कि जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था कराना क्या कहलाता है? समता। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आता है अपने सशक्तिकरण। क्या आ जाता है? सशक्तिकरण। अपने अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना क्या कहलाता है? सशक्तिकरण। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जैसे सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई महिला है, उसको क्या बनना है? टीचर बनना है। तो टीचर बनने के लिए मतलब कि उसको मतलब कि कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वो आराम से बन सके। उसको उसको अपने विकल्प चुनने की शक्ति हो, मतलब कि उसके पास उसके विकल्प चुनने की शक्ति हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना क्या कहलाता है? सशक्तिकरण। अब अब कौन सा? उत्पादकता।
प्रोडक्टिविटी, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी आता है। उत्पादकता, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, समझ में आया, समझ में आ गया सर। मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। और मानव की उत्पादकता कब बढ़ती है? लोग हैं, ये उत्पादकता है। अगर लोगों में क्षमताओं का विकास होगा, मतलब लोगों में जब स्किल स्किल डेवलपमेंट हो गए, क्या होगी? स्किल डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा? लोगों का विकास होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये अपने लास्ट सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता मतलब कि जैसे कि ये कोई पीढ़ी है, इन्होंने 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 लोहे का इतना उपयोग किया, इतना उपयोग किया कि आने वाली पीढ़ी के पास लोहा बचा ही नहीं, तो इसे सतत पोषणीयता नहीं कहेंगे? हाँ सर, नहीं कहेंगे, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके पास तो लोहा 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 उपयोग करने के अवसर ही नहीं बचे। हाँ सर, उसके पास तो लोहा उपयोग करने के अवसर ही नहीं बचे, क्योंकि लोहा बचा ही नहीं। समझ में आया, समझ में आ गया। इसे क्या कहते हैं? सतत पोषणीयता। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, उसे अपन क्या कहेंगे? सतत पोषणीयता। अब आता है अपने उपागम। उपागम, आय उपागम बताया था मैंने, सबसे पुराना है और आय आधारित है। क्या है? सबसे पुराना आय आधारित उपागम। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा? आय उपागम, हाँ, आय उपागम निम्न में से किस किस पर आधारित है? आय उपागम किस पर आधारित होगा? आय पर। ऐसा सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर आता है अपने कल्याण उपागम। कल्याण उपागम में मैंने बताया था, लोग सरकार की नीतियों का लाभ लेते हैं, वह निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। लोग क्या होते हैं? केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। क्या होते हैं? केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लोग क्या होते हैं? निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। लोग क्या होते हैं? निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। ये सरकार है। सरकार 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 क्या करेगी? लोगों के लिए क्या बनाएगी? नीतियाँ बनाएगी, और लोगों का क्या करेगी? विकास करेगी। लोग क्या होंगे इसमें? निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। हाँ, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? न्यूनतम आवश्यकता उपागम। समझ में आया, समझ में आया। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये किसने दिया था? सबसे पहले ये किसने दिया था? आईएलओ ने। और आईएलओ ने क्या कहा कि मानव को क्या चाहिए? 6 सुविधाएं चाहिए। कौन कौन सी? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, मतलब जल पीने के लिए, आवास और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य तो हो गया, ये हो गया स्वच्छता। क्या क्या चाहिए? साफ साफ सफाई चाहिए, मतलब साफ सफाई चाहिए, मतलब स्वच्छता चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, और खाना चाहिए, पानी चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये 6 चीज़ मानव को चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर फिर आती है अपनी क्षमता उपागम। कौन सा उपागम? क्षमता उपागम। ये किसने दिया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन कि क्षमता उपागम किसने दिया था? मानव क्षमता निर्माण मानव विकास की कुंजी है। क्या है? मानव में क्षमता का निर्माण करना ही क्या है? मानव विकास की कुंजी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब अपन पढ़ते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। सकल प्रसन्नता, सॉरी, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। आपको ये देखिए पूछ लेगा कि इसका पूरा नाम क्या है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और ये पूछ लेगा सकल 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 राष्ट्रीय प्रसन्नता को किसने अपनाया हुआ है? तो भूटान ने। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर आता है HDI इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? HDI इंडेक्स। ये HDI इंडेक्स कौन निकालता है? UN। सॉरी, यूएन की एक शाखा है। कौन सी? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये मैंने ऊपर बता दिया पूरा। अब जो मानव विकास है, मानव विकास को 0 से 1 के बीच में मापा जाता है। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया।
क्या हुआ, समझ में आ गया। मानव विकास को 0 से 1 के बीच में मापा जाता है। जिसका 0 के पास है, जिसका स्कोर 0 के पास है, उसका मानव विकास क्या होगा, कम होगा। जिसका 1 के पास है उसका ज़्यादा होगा। और जिसका जिसमें जिसका जिसका मतलब बीच वाला नंबर होगा, मतलब 5, 6, 7 ऐसा, तो उसका मानव विकास क्या होगा, मध्यम होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो जो एक के पास होंगे वो क्या होंगे, विकसित देश। और जो 0 के पास होंगे वो क्या होंगे, अल्प विकसित देश। और जो मध्य में होंगे वो क्या कहलाएंगे, विकासशील देश। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब जो मैंने ये बताए थे, मैंने बताए थे कि मानव मानव विकास सूचकांक के पक्ष, कितने पक्ष बताए थे, 3। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच। ये तीनों अपन अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समझ में आ गया, सिंपल है, मैंने बता दिया था वैसे ही लगभग लगभग। तो वहाँ पर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, मतलब कि जो आपकी स्कूल है, स्कूल में कितने विद्यार्थियों ने मतलब कि अपना नामांकन कराया हुआ है, मतलब कि कितने विद्यार्थियों का नाम लिखा हुआ है, उसे क्या कहेंगे, सकल नामांकन अनुपात। प्रौढ़ साक्षरता दर, मतलब कि आपके जो बड़े लोग हैं, मतलब कि जो बड़े लोग हैं, मतलब कि बड़े लोग हैं, प्रौढ़ मतलब वयस्क लोग हैं, वो कितना पढ़े पढ़े लिखे हैं, तो वो किस में आते हैं, प्रौढ़ साक्षरता दर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर आती है अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे मापा जाता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर आते हैं अपने संसाधनों तक पहुंच। क्या आता है, संसाधनों तक पहुंच। इसमें क्या मापा जाता है, प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता, किसमें, US डॉलर में। हाँ, तो अब अपन ने क्या देखा था पहले, कि मानव विकास को 0 से 1 के बीच में मापा जाता है। तो अपन ने अपन ने ये देखा था, हाँ सर देखा था। अब जो आपकी किताब में एक मतलब कि ऐसे इंडेक्स दी हुई है, वो मैंने बताई है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो जिनका स्कोर 0 से 0.5, 0.5 5 के बीच में होगा, उन देशों को अपन अपन क्या कहेंगे, निम्न मानव विकास वाले देश। जिनका मानव विकास 0.5 से 0.6 के बीच में होगा, उन्हें अपन क्या कहेंगे, मध्यम मानव विकास वाले देश। और जिनका मानव विकास 0.7 सात 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 से 0.6 के बीच में होगा, उन्हें अपन क्या कहेंगे, उच्च मानव विकास वाले देश। और जिनका मानव विकास 0.7 0.7 0.7 से 1 के बीच में होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, उन मतलब कि सॉरी, उन देशों को अपन क्या कहेंगे, उच्च मानव विकास वाले देश। समझ में आया, समझ में आ गया सर। अब देखो, अब मैंने आगे वाली सिर्फ एक संख्या बताई पॉइंट के बाद। अब मतलब कि पीछे वाली मतलब कि आप एक बार बोल लेना, आपको याद हो जाएगी। 2 में तो 99 है, 99 और 99। और एक इसमें इसमें जो 0.5 है, इसमें क्या है, 4 9। क्या है, 4 9, कौन सा 9, 4 9, 4 9 99 99 99। समझ में आए, ऐसे स्केल बना लेना, वरना आपको याद नहीं होंगे यार, ये कंफ्यूजन होता है इसमें। आप तो ये वाले मैंने बताया जैसे बना लेना, 0 5 6 7। समझ में आ गया, फिर ऊपर 1 लिखना है। समझ में आ गया। और फिर 99 और 4 5, सॉरी 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 सॉरी, 4 9, कौन सा 9, 4 9, ये बता दिया मैंने। अब सिंपल में देखो आप, मतलब कि जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं वो कितने हैं, जो मध्यम मानव विकास वाले देश हैं वो कितने हैं, ये अपन को अब क्या करना है, देखना है। जो उच्च उच्च अति उच्च अति उच्च मानव विकास वाले देश कितने हैं, 66 और उच्च मानव विकास वाले 53, और मध्यम मानव विकास वाले 37, और निम्न मानव विकास वाले 33। 3 3 33, 33, 33, 37, 53 और 67। अब मैं एक बार इसको याद करने की ये ट्रिक बता दूँ आपको, वरना आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। नीचे लिखने 33, 37, 33, 37, 53, 33, 37,
53 67 क्या है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या है, 33 37 53 और 66। देखो मैंने इतने दिनों बाद पढ़े, मैं ही भूल गया थोड़ा थोड़ा। क्या है, 33 37 53 53 66। वापिस बोलो, 33 37 53 66। 33 37 53 66। याद हो गए? हाँ सर याद हो गई। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, ज़्यादा खुश नहीं होना। हाँ, अब अपन देखते हैं कि टॉपर कौन है। मानव विकास सूचकांक में जो सर्वाधिक 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 स्कोर मतलब कि जो एक के सबसे पास में है, वो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले तो है अपना नॉर्वे, सबसे पहले है नॉर्वे, फिर है आयरलैंड, सेकेंड नंबर पे कौन है, आयरलैंड, और फिर थर्ड नंबर पे कौन है, स्विट्जरलैंड। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब अपन देखते हैं जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं, वो उच्च मानव विकास वाले देश क्यों है, मतलब कि उनका मानव विकास उच्च क्यों है। जो मध्यम वाले हैं उनका मानव विकास मध्यम क्यों है, जो निम्न मानव विकास वाले देश हैं उनका मानव विकास निम्न क्यों है, ये अपन अब देखते हैं। सबसे पहले उच्च मानव विकास वाले देश, इन्होंने क्या किया, अपने सामाजिक खंड में बहुत अधिक निवेश 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 किया। क्या किया आपने, सामाजिक खंड मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुँच, ये सारी चीज़ें, शिक्षा स्वास्थ्य, इनमें क्या किया, निवेश किया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसलिए इनका मानव विकास क्या है, उच्च है। सामाजिक खंड में बहुत अधिक निवेश हुआ है, इनके जो सामाजिक खंड है उनमें क्या हुआ है, बहुत अधिक निवेश हुआ है। फिर आते हैं मध्यम मानव विकास वाले देश। कौन से, मध्यम मानव विकास वाले देश। इसमें दो देश आते हैं, एक पूर्वकालीन उपनिवेश उप उपनिवेश 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 थे जो देश, मतलब पूर्वकालीन पूर्वकालीन उपनिवेश थे जो देश आते हैं। और एक आते हैं 1990 में सोवियत संघ से अलग हुए देश। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर आते हैं अपने निम्न मानव विकास वाले देश। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इनमें क्या है, इनमें मतलब कि कहीं पर अकाल है, बीमारियां है, इसीलिए इनका मानव विकास क्या है, निम्न में है। देखो PYQ मस्त एकदम, समझ में आया। ऐसा आपके PYQ होंगे, समझ में आया। मैं बताऊंगा आपको कि मतलब क्वेश्चन कैसे लिखना है। मतलब क्वेश्चन तो सब लिखते हैं, पर जो डायग्राम बनाएगा, जो चित्र बनाएगा, जो अंडरलाइन करेगा, उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आप पूरा क्वेश्चन लिखो, कितना भी अच्छा लिखो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिलेगा 1.5 मिलेगा। डायग्राम बना लिया, 2 में से 2, 5 में से 5, अरे पूरा प्रूफ है एकदम। प्रूफ तो क्या, मतलब कि मैंने भी अपनाया हुआ है। प्रूफ तो क्या कह सकते हैं, मतलब कि फुल, मतलब कि मैंने भी अपनाया हुआ है। प्रूफ ये देखो ना, मैंने भी अपनाया हुआ है। और मेरे कितना है, ज्योग्राफी में 100 में से 100 आए, किसमें, ज्योग्राफी में। तो मतलब कि प्रूफ तो हो गया कि मतलब कि ये काम करता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये देखो मस्त एकदम, मतलब पूरा आपको बताया जाएगा, मतलब कैसे लिखना है क्वेश्चन आपको, मतलब कि पूरा बताया जाएगा आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब देखो, अब अपने लास्ट टॉपिक बच्चा है HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, ह्यूमन मतलब मानव गरीबी सूचकांक। ये क्या करता है, ये जो HDI है, एच डी आई की कमियों का क्या करता है, मापन करता है, मापन करता है। तो ये क्या करता है, एच डी आई की कमियों का मापन करता है। तो थैंक यू, आपका चैप्टर क्या हुआ, यहीं पर समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, वन शॉट के साथ। समझ में आ गया, समझ में आ गया, टाटा।